हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए आपका सैम्पल पेपर देखेंगे, जो कि हम सैम्पल पेपर 5th और 6th कर चुके हैं। ये आज हम सैम्पल पेपर नंबर 7 करेंगे। और ये जो आपका सैम्पल पेपर है वो 2 पार्ट में बनेगा। फर्स्ट पार्ट में खंड का, जिसमें आपके सारे MCQ क्वेश्चंस और गद्यांश के क्वेश्चन, पद्यांश के क्वेश्चंस सारे हम डिस्कस करेंगे, और जो चैप्टर के भी MCQ होते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले खंड का है, आपको ये पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं, क्योंकि 2 मिनट लगेगा, हम पैसेज को पढ़ लेंगे और इसको समझ के अच्छे से आंसर करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य करा, यानी टीबी बीमारी हट ही जाएगी। उसके उपरांत भारत ने संकल्प लिया है कि टीबी को 2023 तक जड़ से ख़त्म कर देंगे। पहले भी भारत ने कुछ ऐसा संकल्प लिया था, जिसके अंतर्गत हमने पोलियो की दवा का कोने कोने तक पहुंचाकर पोलियो ख़त्म करा था। जैसे आपको 5 साल के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है ना, वैसे ही पहले भी। और आप देख सकते हैं, भारत को सफलता भी मिली थी। सफलता तभी हाथ लगती है जब कर्मठता एवं सबका पूर्ण सानिध्य हो, यानी सब मिलजुल कर काम करें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जो WHO है, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले साल टीबी जो है वो 5.5 लाख मामले दर्ज हुए थे। इसलिए एक तो असंतोष है कि 2018 में टीबी में मरीजों में 50,000 की कमी भी आई, यानी 50,000 लोग बच गए टीबी से। और आज भी टीबी गंभीर समस्या है। हर वर्ष लाखों लोग इससे मर जाते हैं, लाखों लोग इससे बीमारी की गिरह में आ जाते हैं। इस बीमारी का सीधा संबंध स्वच्छता और सामान्य स्वास्थ्य से है, यानी अगर आप अपने अंदर की सफाई रखेंगे, स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, तो आपको ठीक हो जाएंगे। दुख की ये बात है कि इन दोनों ही मोर्चों में भारत की स्थिति दयनीय, यानी दोनों, एक तो हेल्थ में भी और सफाई में भी भारत अच्छे स्तर पे नहीं है। जहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 का लक्ष्य रहा, वहीं भारत ने श्रेष्ठता साबित करने के लिए 2 साल कम कर 2023 का लक्ष्य बता दिया। यानी WHO ने क्या कहा, 2025 तक ख़त्म कर देंगे, बट भारत ने अपने आप को महान साबित करने के लिए 2023 तक ही बोल रहा है कि एकदम ख़त्म कर देंगे। अब बात लाज की है, ये समस्या बहुत गंभीर है। इसके मुकाबले हमारे पास संसाधन बहुत कम है। स्वच्छता और स्वास्थ्य हम सभी की बराबर जिम्मेदारी है। हमें इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है। अधिक से अधिक साक्षरता एवं ज्ञान फैले, यानी लोगों को हम बताएं कि कैसे बचा सकता है। हम सोचते हैं कि शहर तो बड़े होते जा रहे हैं, परंतु शहरों में जितना कूड़ा पाया जाता है उतना गांव के 4 कस्बों को मिलाकर नहीं हो पाता। यानी शहरों में इतना ज़्यादा कूड़ा होता है, गांव में भी 4 अगर कस्बे मिला दें तो उतना कूड़ा भी गांव में नहीं होता। हमें स्वच्छता के प्रति अपने निजी योगदान देना होगा, यानी खुद से योगदान देना होगा। अन्यथा एक दिन ये टीबी जो है वो आंकड़े जो है बहुत बढ़ते जाएंगे, क्योंकि टीबी कितना बीमारी से ही हो रहा है, यानी टीबी हमारा सफाई ना रखने से ही तो हो रहा है। टीबी से संक्रमित एक मनुष्य में लोगों में टीबी फैल सकती है। अब किसी एक को है तो बगल वाले को भी हो सकता है, अगर साफ सफाई ना रखें। अगर टीबी को मिटाने के लिए हमें संकल्प लेना है तो घर घर जाकर जागरूकता फैलानी है और स्वच्छ भारत का स्तर को भी बढ़ाना है। अब इसी से क्वेश्चन है, हम करते हैं। टीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है? अधिक से अधिक लोगों को बताएं, यस। लोगों को जागरूक करना, यस। स्वच्छता के प्रति निजी योगदान देना, खुद का योगदान भी देना, यस। तो ये सभी कार्य करने की, तो यस घ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत ने संकल्प लिया है कि वो 2023 तक, यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे पोलियो ख़त्म नहीं, इसका संकल्प नहीं है। उसने 2023 तक टीबी को जड़ से ख़त्म करने का संकल्प लिया है। और पोलियो ख़त्म करने का संकल्प तो बहुत पहले लिया था, तो वो हो भी चुका है। नेक्स्ट तीसरा कथन है, कारण है। कथन आपको दे रखा है, भारत ने संकल्प लिया है कि टीबी को 2025 तक जड़ से ख़त्म कर देगा, जो कि गलत है आपका, क्योंकि ये 2023 तक ही लिया उसने, 2025 तक नहीं लिया। तो आप घ ऑप्शन आप जो है वो इसमें क ऑप्शन टिक कर सकते हैं। कथन गलत है किंतु कारण सही है, यानी क ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, गांव के मुकाबलों शहर में अधिक मात्रा में कूड़ा पाया जाता है। इस कथन का सीधा संबंध परिणाम नीचे दिए गए उचित विकल्प पर लिखिए। क्योंकि शहरों में संसाधनीय जीवनों से वजह से भारत को पोलियो मुक्त करने में सफलता मिली, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। स्वच्छता के अभाव से टीबी का फैलाव दुगना होने की संभावना, यस।
ये हो सकता है कि अगर हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो टीबी और बढ़ता जाएगा, बहुत लोगों को फैलता जाएगा। शहरों में टीबी के करीब 5.5 लाख मामले दर्ज हुए। नहीं, शहर में नहीं, पूरे पिछले साल जितने हुए ये सब बता रखा है डाटा। स्वच्छता के प्रति हमें निजी योगदान देने की ज़रूरत है। तो यस, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेकेंड एंड फोर्थ सेंटेंस करेक्ट है, यानी आपका इसमें का ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, का ऑप्शन। नेक्स्ट है, टीबी का सीधा संबंध किससे है? निरक्षरता से, गंदगी से, स्वच्छता और सामान्य स्वास्थ्य से, या इनमें से किसी नहीं। तो टीबी का सीधा संबंध स्वच्छता और सामान्य स्वास्थ्य से। अगर हम ये साफ सफाई रखेंगे, अपने आप को ठीक रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, तो कुछ नहीं होगा। अब इस काव्यांश को पढ़ के आपको आंसर करना है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झिम रहे हैं तरूबी मन पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छंद चांदनी है ये, क्या ही निस्पंद निशा है, स्वच्छंद सुमंत गंधर्व निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो ये पैसेज था। अब इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। इस पद में आपको बता रखा है कि जिस मुख्य भाव का वर्णन किया है वो आपको बताना है। नियति नामक शक्ति विशेष से समस्त कार्य रुकावट संपन्न हो रहे हैं, यानी नियति सब कुछ ठीक कर रही है। तो ऐसा नहीं कहा। नियति की सभी दिशाओं में आनंद व्याप्त है, यानी नियति में जो नियति करती है वो सब कुछ अच्छा ही करती है, ऐसा नहीं होता है। नियति अकेले अकेले अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है, यानी हाँ, नियति जो है वो अपने कार्यों का निर्वाह करती है वो अपने काम। नियति रात में भी शांत भाव से अपने कार्य के लिए किए जा रही है, यानी अब कहते हैं ना रातों रात किसी को सक्सेस मिल गई, तो नहीं, नियति का लिखा होता है वो अपने आप को रात में भी काम करती है। तो यस, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें आपका क ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियति नट के कार्यकलाप चल रहे हैं एकांत भाव से, शांत भाव से, चुपचाप, या इन सभी। तो ये तीनों का मतलब तो सेम ही है, तो इन सभी भाव से। एकांत भी अकेला होता है, शांत भी अकेला ही रहना, और चुपचाप भी अकेला ही रहना। नेक्स्ट है, स्वच्छ चांदनी डैश में बिछी हुई है पेड़ों पर, हरे तिनकों पर, धरती और आकाश पर, दिशाओं पर। तो आपने कविता में पढ़ा था, तो वो धरती और आकाश में बिछी हुई है। नेक्स्ट कथन है हमारा, नियति के कार्यकलाप रात में भी शांत भाव से चलते हैं। यस, ये ट्रू है। तेज हवा के झोंकों से वृक्ष प्रसन्न होकर झूम रहे हैं। तो आप देखिए, कथन भी सही है पर कारण जो है वो गलत है। तेज हवा के झोंके में वृक्ष नहीं झूम रहे, यहाँ पे आपका का ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट, कविता में आए हुए अनुप्रास अलंकार के उदाहरणों को बताइए। है स्वच्छंद सुमत। तो अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है? जिसमें जो स्टार्टिंग का वर्ड होता है वो रिपीट होते जाता है। तो इसमें स्वच्छंद, सुमंत, गंध। आप देखिए, सा का रिपीटिशन है, ये होगा। अवनी और अंबर तल में, आ का रिपीटिशन है, ये भी होगा। चारों चंद की चंचल किरणें, चा का रिपीटिशन है, ये भी होगा। बंद नहीं अब भी चलते हैं, इसमें तो नहीं लग रहा कुछ भी रिपीट, तो इसमें आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन यानी ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य भेद के क्वेश्चन है। स्कूल की घंटी बजी और प्रार्थना शुरू हो गई, और है लगा, तो ये सरल वाक्य में आपको बदलना है, यानी आपका संयुक्त वाक्य सरल वाक्य में बदलना है। तो जैसे और जैसे वगैरह लग जाए, कॉमा लग जाए, तो मिक्स वाक्य हो जाता है, पहला वाला कट गया। स्कूल की घंटी बजते ही प्रार्थना शुरू हो गई, ये हो सकता है, सिंपल लग रहा है एक सेंटेंस। स्कूल की घंटी बजी और, तो ये तो सेम सेंटेंस हो गया, संयुक्त ही हो गया। प्रार्थना शुरू हो गई क्योंकि स्कूल की घंटी बज गई थी, क्योंकि भी लग जाए तब भी मिश्र वाक्य होता है, तो इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है, सही विकल्प सुनिए। तो एकदम सिंपल सेंटेंस है, ना और लगा है ना क्योंकि, कोई मिक्स वाक्य, कोई भी सेंटेंस में कॉमा वगैरह कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये सरल वाक्य है। तीसरा, वर्षा बंद होते ही किसान खेतों में जाने लगे, होते ही लग गया, यानी एक सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ और उसको पूरा करने के लिए दूसरा सेंटेंस भी लाया गया। इससे अब ये आपका मिक्स वाक्य में है, आपको इसे संयुक्त वाक्य में डालना है, यानी और या वाह या कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमा लग गया, ये तो मिक्स वाक्य है। जाने लगे क्योंकि, यहाँ पे क्योंकि लग गया, ये भी मिक्स वाक्य है। वर्षा बंद हुई और किसान जाने लगे, यह संयुक्त वाक्य में और लगा सकते हैं, वह लगा सकते हैं, ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसलिए नहीं लगा सकते, इसलिए तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे मिक्स वाक्य को आपको पहचानना है। उसने अतिरिक्त मेहनत की क्योंकि उसने इस बार पहली
श्रेण प्राप्ति करनी थी, इसलिए लगा है, क्योंकि लगा है, तो यस करेक्ट है ये। मेरे घर आने के लिए अनुमति की क्या ज़रूरत, ये तो सिंपल सेंटेंस है। जो पंडाल के सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य है। जो पंडाल के बिल्कुल पास खड़ी है वो मेरी बहन है, वो लग गया, यानी ये भी मिश्र वाक्य का उदाहरण है। वह घर मेरी माताजी और पिताजी की मेहनत से बनाया, यानी ये सरल वाक्य नहीं, ये संयुक्त वाक्य है। आपको मिक्स वाक्य ढूंढना था तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर है, यानी का ऑप्शन करेक्ट है। अब मैचिंग करनी है। मैनेजर स्वयं उपस्थित रहे और भंडार कक्षा निरीक्षण करा, और लगा है संयुक्त वाक्य थर्ड वाला। जादूगर का जादू देख दर्शक दंग रह गए, एकदम सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य। नेक्स्ट, जैसे ही रोशनी में माँ का हाथ का खाना खाया उसका मन तृप्त हो गया, कॉमा लगा है और दो सेंटेंस है, तो मिक्स वाक्य, यानी आपका इसमें ऑप्शन ग जो है करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट थर्ड में, सेकंड में, थर्ड फर्स्ट में। नेक्स्ट है वाच्य, आपको देखना है। मेरे द्वारा निबंध लिखा गया, तो जहाँ भी द्वारा लगता है आपको पता है वो कर्ता वाच्य होता है ज़्यादातर। अब सॉरी, ये कर्म वाच्य होता है, आपको कर्ता वाच्य में लिखना है जिसमें कर्ता प्रधान हो। यहाँ पे निबंध लिखा है तो निबंध कर्म है और कर्म प्रधान है। अब कर्ता में चेंज करना है, तो मुझसे निबंध लिखा गया, तो ये तो भाववाच्य हो जाएगा। मैंने निबंध लिखा, यस ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि ये पास्ट में ही है। मुझसे लिखा जाता है, निबंध तो है ही नहीं इसमें, मुझसे निबंध लिखा जाता है, तो ये आपका प्रेजेंट में हो गया, पर सेंटेंस आपका पास्ट में था, इसलिए यानी आपका सेंटेंस भूतकाल में था, तो हमें उसे भूतकाल में ही लिखना होता है। भाई साहब ने मुझे पतंग दी, कर्म वाच्य में लिखा, यानी भाई साहब के द्वारा मुझे पतंग दी गई, द्वारा यहाँ लग गया, वो हो सकता है। और यहाँ इस वाला ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि द्वारा नहीं लगा। ग है हमारा, भाई साहब के द्वारा पतंग दी जाती है नहीं, हमें सेंटेंस जो है वो पतंग दी यानी दे चुके हैं पतंग, यानी आपका ये भूतकाल में, और यहाँ दी जाती है यानी अभी दे रहे हैं मेरे को, तो हमें प्रेजेंट में नहीं लिखना, हमें भूतकाल में लिखना है, तो यानी पास्ट में लिखना है, तो आपका ख ऑप्शन करेक्ट है। योजनाएं बनाई जा रही हैं, वाक्य भेद बताएं। योजनाएं जो है बनाई जा रही हैं, यहाँ पे कर्ता है ही नहीं, तो कर्तवाच्य तो हो ही नहीं सकता। अगर वह योजना बनाई, उससे उसके द्वारा योजना बनाई जा रही है, सेंटेंस ऐसा होता। तो योजनाएं क्या है, योजना हमारा कर्म है और बनाई जा रही है, तो कर्म यहाँ पे प्रधान है, तो कर्मवाच्य आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भाववाच्य का वाक्य है। दादाजी चल रहे हैं, कोई भाव स्पष्ट नहीं हो रहा, छोड़ो। विजय के द्वारा लग गया, यानी भाववाच्य तो हो ही नहीं सकता, कर्म है। दादाजी बाजार जाएंगे, कोई भाव नहीं है इसमें भी। दादाजी से चला नहीं जाता, यस यहाँ पे एक भाव प्रकट हो रहा है कि उनसे चला नहीं जाता, केवल फोर्थ आपका करेक्ट है, आपका ग ऑप्शन करेक्ट है। अब मैचिंग करना है। चुनाव की घोषणा की गई, तो ये तो चुनाव की घोषणा की गई, मैंने पहले ही बताया था, जहाँ पे द्वारा ना भी लगे तब भी वो हो सकता है जहाँ पे कर्म प्रधान हो। चुनाव की क्या करी जा रही है, घोषणा करी जा रही है, तो यस यहाँ पे कर्मवाच्य का उदाहरण है। रानी से जल्दी उठा नहीं जाता, ये तो हम कह सकते हैं ये भाववाच्य ही है, एक कार्य नहीं हो रहा, भाव स्पष्ट हो रहा है। सुरों की सुरीली बरसात से श्रोता हर्षित हो गए, तो यस यहाँ पे सुरों की सुरीली करता है और कर्ता वाच्य में सेंटेंस है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन थर्ड में, सेकंड फर्स्ट में और थर्ड सेकंड में, यानी ख ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पद परिचय निकालना है, हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें शब्द देखना है। हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। सम्मान क्या है, सम्मान किसी का सम्मान करना, किसी को प्यार करना, ये सारे भाव हैं, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये भाव है, भाववाचक संज्ञा है, तो यस घ ऑप्शन करेक्ट है। फिर राखी कल फ्रांस गई इसमें आपको बताना है, गई क्या है, क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया, यानी पास्ट में, तो पास्ट वाली आपकी अकर्मक क्रिया होती है, तो सकर्मक वाले ऑप्शन तो कट गए, ग और घा बचा। अब राखी एक अकेली इंसान है ना, तो बहुवचन तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वाले पे अगर हम देखें तो एक वचन है, राखी अकेले गई है, तो एक वचन कहा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हमें अपने देश पर नाज है। देश क्या है इसमें, देश हमारा जाति है, व्यक्ति है, जाति है, जाति, तो देश बहुत सारे सारे देशों को मिला के हम किसी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सबको मिला के देश ही तो बोलते हैं ना, हर एक देश को देश ही तो बोलते हैं, ऑफकोर्स कंट्री बोले जाते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेट का नाम है एक देश, तो यस जातिवाचक संज्ञा, व्यक्ति नहीं होगा, जाति हो सकता है, जाति हो सकता है।
अब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो ऑफकोर्स देश जो है एक पुल्लिंग चीज़ को माना जाता है, तो यस स्त्रीलिंग नहीं होगा यहाँ पे, स्त्रीलिंग कट गया। अगर धरती होता तो हम कह सकते थे स्त्रीलिंग है, बट देश दे रखा है तो ये हमारा पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट एक वचन और एक वचन दोनों ऑप्शन सेम है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे का भी टिक कर सकते हैं और खा भी टिक कर सकते हैं। का और खा ग दोनों ही सेम है, तो मार्किंग स्कीम में का दे रखा है तो हम का ही लेते हैं। नेक्स्ट देर मत करो वह सब पहुँचते ही होंगे। वह सब क्या है? वह सब हमारा किसी पर्टिकुलर टाइप के लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। निश्चय या अनिश्चय की बात नहीं है, निश्चय अनिश्चय हम वस्तु में करते हैं, लोगों में नहीं करते। तो ये पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक, और बाकी अनिश्चय निश्चय के ऑप्शन सारे कट ही गए, तो हमारा का ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। कुछ यहाँ पे अनिश्चित है, हमें नहीं पता कितने लोग, तो निश्चित नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, अनिश्चित संख्यावाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप देखिए कुछ लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, यहाँ पे जो है संख्या पता है हमें, लोगों की संख्या पता होगी कि कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 100 हज़ार थोड़ा ना होंगे, कुछ 5-6 लोग ही तो होते हैं काफ़ी बुद्धिमान। तो यही बोल रखा है, सर्वनाम नहीं है वो, संख्यावाचक है, विशेषण है कुछ, क्योंकि लोगों को कुछ बोल रखा है, पुल्लिंग है और विशेष लोग है इसका। नेक्स्ट है अलंकार पे आपको बताना है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पट के 2 उदाहरण दे रखे हैं, एक तो पट कपड़ा वाला और एक तो पट आपका दरवाज़ा। यानी कुछ लोग भिखारी को देख के गेट बंद कर देते हैं बार बार, और कुछ लोग अपना कपड़ा वस्त्र दान कर देते हैं। यहाँ पे पट के 2 मतलब निकले, इसलिए श्लेष अलंकार है, और ये श्लेष अलंकार का बहुत फेमस जो है वो एग्जाम्पल है। फिर है मुख मानो चांद है। जहाँ भी मनु मानो जनु जानो लग जाए आप उत्प्रेक्षा अलंकार टिक करके आएंगे, ये बस सिंपल है। नेक्स्ट आगे नदियाँ पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार तब तक घोड़ा उस पार। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा चढ़ा कर बोला गया है, यानी नदी इतनी बड़ी है तो घोड़ा जस्ट राणा ने सोचा, राजा ने सोचा और घोड़ा उस पार पहुंच गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये बस बड़ा चढ़ा के बोला गया, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो ये मानवीकरण का बहुत फेमस जो है उदाहरण है, तो आप इसमें मानवीकरण टिक कर लेंगे, और ये मानव से जो है कनेक्ट करके दे रखा है वसुंधरा बिखोर देती मोती सबके सोने पर। इसमें अलंकार बताइए। तो वसुंधरा बिखेर देती है, जब सब सोते हैं तो वसुंधरा बिखेर देती है, यानी मानव को प्रकृति से एकदम तुलना करी गई है, तो यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार होगा। नेक्स्ट है पैसेज को क्वेश्चन को पढ़ना है। तो पैसेज है हमारा, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को अपने पूर्वज से अनायास ही प्रकट मिल जाती है। यानी अगर मैं कुछ नई खोज कर रही हूँ तो मुझे मेरी जो बच्चे होंगे, मेरे जो संतान होंगे, उन्हें तो फ्री में मिल गया ना वो सब। व्यक्ति की बुद्धि से, यानी उसे जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा अपने उसके विवेक ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो जाती है, और उसके मतलब बच्चों को तो फ्री मिल जाती है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए। यानी वो सब कुछ जो उनके पूर्वज ने, यानी मैंने ढूंढ के निकाली, वो तो उन्हें पता चली जाएगी, सभ्य तो हो जाएंगे, पर उन्हें हम संस्कृत नहीं कहला सकते, संस्कृत नहीं कह सकते, क्योंकि खोज तो उनके पूर्वज यानी मैंने ही करी है। एक उदाहरण से मैंने बोला, ऐसे एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का आविष्कार करा, या आपने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा हो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वही न्यूटन ने आविष्कार करा, तो वो क्या है, संस्कृत मानव। संस्कृत मानव कैसे? क्योंकि उसने आविष्कार किया। और आज के युग के भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित है। यानी आप साइंस पढ़ते हैं तो आपको तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के बारे में पता होगा, तो सब पता है कि कैसा फोर्स होता है, कैसा फॉर्मूला होता है, सब कुछ पता है आपको, पर आपने डिस्कवर तो नहीं करा, आप सभ्य व्यक्ति हैं, क्योंकि आपको आपने पढ़ने के बाद पता चल गया कि यार ये होता है, बट इसकी खोज किसने करी थी, फॉर्मूला किसने निकालते, न्यूटन ने निकालते। लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ।
यानी जो न्यूटन को भी नहीं पता था ना, कि धीरे धीरे साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट ने खोजा, वो आपको पता है क्योंकि वो खोज चुके हैं। तो जिससे शायद न्यूटन भी अपरिचित ही रहा है। ऐसे होने पर भी आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। आग के आविष्कार के कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण पड़ी। यानी आग का आविष्कार क्यों हुआ? क्योंकि पेट की ज्वाला, यानी पेट में भूख लगी होगी, भूख लगने के लिए आप खाना को गर्म करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, जैसे खाना, वैसे ही आग का आविष्कार हुआ। सुई धागे का आविष्कार कैसे हुआ था? जैसे ठंड से बचना होगा, शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा होगा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी जिसका तन ढका है, लेकिन वह खुले आकाश के नीचे सोया है, रात के जगमगाते तारों को देखता है। तो क्या उसको केवल नहीं आती, क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है आखिर ये मोती भरा ताला है क्या? पेट भरना, तन सजना संस्कृति की जन्य नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है वह निठल्ला नहीं है। वह एक बड़ा अंश हमें संस्कृत आदमियों से ही मिला है, किंतु उसका हिस्सा हमें मनीषियों से भी है, किसी भौतिक प्रेरणा के वंशीभूत होकर भी, बल्कि उनके अंदर की सहज प्रकृति के कारण प्राप्त किया है। ना देखकर सोचने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कार है। तो ये मैंने पैसेज पढ़ दिया, और आपने भी चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये सेम पैसेज ही है। अब न्यूटन कैसा मानव था? यह संस्कृत मानव था, क्योंकि उसने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार करा था। संस्कृति के उदाहरण कौन से हैं? आग का आविष्कार, हाँ है। सुई धागे का आविष्कार, हाँ है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, हाँ है। तो उपरोक्त सभी। डैश ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, तो न्यूटन ने दिया। चार्ल्स डार्विन ने कंप्यूटर का दिया था। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या E=mc², बहुत फेमस फार्मूला दिया था। तो हमें इन सब का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें आदमियों से ही मिलता है। क्या मिला है? हमें संस्कृत आदमियों से मिला है। नेक्स्ट, आग के आविष्कार का क्या कारण रहा होगा? पेट की ज्वाला, पैसे की भूख, मन की ज्वाला। तो यस, हमने अभी पढ़ा आग के आविष्कार की जो सबसे बड़ा कारण है वो पेट की ज्वाला है, यानी हमें भूख लग रही होगी तभी हमने आग का आविष्कार करा होगा। अब चैप्टर से पढ़े हुए 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं इनमें से किस प्रकार व्यक्त करी? वह फूट फूट कर रोने लगे थे? नहीं। वह तन्नीलता के साथ गीत गाने लगे थे? यस। वो गाए जा रहे थे, गाने ही गाए जा रहे थे। वह दुख के कारण बेहोश हो गए, या वह चुपचाप आंसू बहाने लगे? तो यस, ना वो रोए ना वो बेहोश हुए, वो बस गाना गा रहे थे, गीत गा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, लखनवी अंदाज कहानी के और भी दूसरे नाम हो सकते हैं। यहाँ कुछ नाम दिए, जो आपको नाम अच्छा लगे उसे चिन्हित करें। दिखावे के मारे नवाब बेचारे, ये भी हो सकता है। झूठी शान नवाब साहब की रेल यात्रा, ये इतना अच्छा नहीं लगा। कड़वा खीरा, हम ये भी रख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है एज पर चॉइस है, आप कोई सा भी टिक कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा अच्छा लगा दिखावे के मारे नवाब बेचारे, आप वो भी लग सकते हैं। तो और कड़वा खीरा भी अच्छा है। और गा के अलावा मुझे तो तीनों ही ज़्यादा अच्छे लगे। तो आप एज अ चॉइस क्वेश्चन, आप जो भी है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको क्या आंसर अच्छा लगा। नेक्स्ट है, आप पोएम को पढ़ना है। जिसके अरुण कपोलों की मतवारी सुंदर छाया में, अनुरागनी ऊषा लेती निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। छोटे से जीवन को कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई मेरी मौन कथा। तो ये आपकी कविता थी आत्मकथा। उसके हम क्वेश्चन देखते हैं। कवि की प्रेयसी के कपोलों की क्या विशेषता थी? मखमली, अरेणु, कठोर। तो अभी हमने पोयम में ही पढ़ा, अरेणु विशेषता थी। कवि ने किसको पाथ्य माना है? जीवन के सुखद क्षणों की स्मृति को, जीवन के दुखों को, जीवन की सफलता को। तो कवि ने पाथ्य अपनी सुखद क्षण, यानी जो उन्होंने अच्छे पल बिताए उनकी यादों को ही उन्होंने इसका पाथ्य माना है। कवि मौन क्यों रहना चाहते हैं? कवि इसलिए नहीं बोलना चाहते क्योंकि उनके पास सुनाने के लिए कुछ नहीं है, और उनके पास दूसरों की सुनना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। कवि को बात करना पसंद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गा और गा दोनों, या तो दूसरों की सुनना चाहते हैं और वो उनके पास अपना कुछ सुनाने के लिए है नहीं, और जो है वो बहुत बुरा हो रखा है और वो उन्हें सोचना वापस नहीं चाहते। इस कविता के कवि का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। आपको सारे कविता के कवि के नाम तो ज़रूर अच्छे से याद होने चाहिए, ऐसे ही आपको MCQ में क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट, सीवन को उधोड़ने से कवि का क्या आशय है? पुरानी बातों को भूलना, नई बातों का स्वागत करना, पुरानी बातों को दोहराना, या ये सभी। सीवन को उधारने से यानी जो बीत चुका है उसे वापस क्यों याद करने से, यानी पुरानी बातों को भूलने से ही कवि का तात्पर्य है। अब उत्साह बुक से आपकी जो बुक के ही 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं पोएम से ही। उत्साह कविता के आधार पर बादलों में कौन कौन से गुण दिखाई दे रहे हैं? विध्वंस और विलपकारी, यस थे। विश्व को जीवन दान देने वाले, हाँ, वर्षा आएगी तो जीवन दान मिलेगा। क्रांतिकारी चेतना के प्रतीक, जब वो गरज रहे थे तो यस हम कह सकते हैं। तो इन सभी गुणों से युक्त आपका जो बादल थे दिख रहे थे। फिर है परशुराम के स्वभाव की विशेषता, वह क्षत्रियों से बहुत प्रेम करते थे, नहीं वो नफरत करते थे। वह बहुत विनम्र स्वभाव वाले थे, नहीं वो तो बहुत गुस्से वाले थे। वह बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी थे, यस वो कभी शादी नहीं करी थी उन्होंने, बाल ब्रह्मचारी थे और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उन्हें। वह राम के भक्त थे, वो राम को जानते भी नहीं थे। एज़ यूजल आपका ग ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका जो खंड का है वो कंप्लीट होता है। सेकंड जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।